ये वाकया हमें मीरपुर खास से जिब्रान ने सेंड किया है। अस्सलामुअलैकुम हुज़ैफा भाई, ये वाकया मेरे साथ 2019 की सर्दियों में पेश आया, जब पाकिस्तान में लॉकडाउन के आसार नुमायां होने शुरू हो गए थे। गांव भी चहल पहल खत्म हो जाने की वजह से बहुत सुनसान सा लगने लगा था। हमारे गांव में एक खेत है, या यूं कहें कि कुछ एकड़ जमीन है। मालिक की तवज्जो ना होने की वजह से जंगली घास उग चुकी है। गांव भर में उस जमीन, जिसे गांव के बड़े बुजुर्ग वाथिल जा भी बुलाते हैं, उसके बारे में ये मशहूर है कि इस जगह ना खेती हो सकती है, ना जानवर पाले जा सकते हैं, और ना ही कोई इंसान काम कर सकता है। क्योंकि आज तक जिसने भी उस जमीन को अपनाने या उससे ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की है, या तो वो किसी नागहानी आफत का शिकार हो गया, या तो उसके घर में कोई मैयत हो गई, या फिर रातों रात वो गांव छोड़कर चला गया। ये तकरीबन 3.5 एकड़ पर पड़ा खुला मैदान है, जहां जंगली घास उगी हुई है। इत्तफाक ये है कि उसी जमीन के साथ गांव का एक रास्ता निकलता है, जहां लोगों को चाहते ना चाहते हुए जाना ही पड़ता है, क्योंकि गांव का वो वाहिद रास्ता है जो दूसरे खुले इलाकों, खेतों और दूसरे गांव जाने वालों को इस्तेमाल करना ही पड़ता है। मैं जब कोरोना की वजह से 2019 की सर्दियों में अपने गांव वापस गया, तो मुझे ये सारी बातें सिर्फ एक अफवाह लगी। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि जो चीज उस जमीन पर कब्जा किए बैठी है, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी मखलूक है जो इंसानों से नफरत करती है। ये 2019 के दिसंबर की बात है। घर वाले बैक वक्त मुझे गांव में देखकर खुश भी हुए और परेशान भी। मैंने उन्हें ये समझाकर मुतमईन किया कि शहर में कोरोना की वबा अपने उरूज पर है और लॉकडाउन लगने ही वाला था। मैं ये वक्त घर वालों के साथ गुजारना चाहता था, इसलिए लॉकडाउन से पहले ही यूनिवर्सिटी की दी छुट्टियों का फायदा उठाते हुए गांव आ गया। आपको ये भी बताता चलूं कि मैं शहर से इस बार अकेला नहीं आया था। मेरे साथ मेरा दोस्त नोमान भी आया था। नोमान भी मेरी तरह यूनिवर्सिटी में बैचलर्स का स्टूडेंट था। उसे गांव देखने का बहुत शौक था और मुझसे बार बार पूछता भी रहता था मेरे गांव के बारे में। जब उसे पता चला मैं इस बार छुट्टियों में गांव जा रहा हूं, तो जिद करके वो भी मेरे साथ आ गया था। गांव के मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसका कुशादा दिल से इस्तकबाल किया। हम गांव के लोग मेहमान नवाजी में बहुत संजीदा होते हैं। हमारे यहाँ मेहमान अगर गली की दुकान पर गया है और वहां दुकानदार ने उससे पैसे ले लिए, तो दुकानदार की शामत हो जाती है। मेहमान खास तौर से जो भी सामान खरीदता है, वो मेजबान घराने के हिसाब में लिख दिया जाता है, ताकि मेहमान को किसी भी किस्म की तंगी ना हो। एक रात खाने के बाद मेरे ताया अब्बू उसी आसेबजादा जमीन यानी वाथिल जा का जिक्र करने लगे। उन्होंने बताया कि पिछले साल की गर्मियों में हमारे गांव का एक लड़का काशान रात अपने खेत से बारिश के लिए नाला बनाकर लौट रहा था, जब उसे उस जमीन पर जंगली घास में कुछ खड़ा हुआ नजर आया। जब उसने करीब जाकर देखा तो किसी ने उसे घास में घसीट लिया। सुबह जब कोई वहां से गुजर रहा था, तो उसने काशान को वहां कच्चे रास्ते पर पड़ा देखकर उसे उठाया, पानी डालकर होश दिलाया, तो वो बहुत डरा हुआ था। उसकी टांग पर ऐसे हथेली के निशान बने हुए थे, ऐसे जैसे किसी ने बहुत जोर से हाथ से उसकी टांग को पकड़ा हो और उंगलियां छप गई हों। उस दिन से अब तक 1 साल गुजर गया, लेकिन उसकी वो टांग काम नहीं करती और उसे चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता है। ताया अब्बू ने बताया कि वो जगह सही नहीं है। बड़े बुजुर्गों से सुना है कि पार्टीशन के टाइम पर वो जगह एक शमशान घाट थी, जिसे बाद में तोड़कर वहां की जमीन पर खेती करने की कोशिश की गई, क्योंकि वो जमीन बहुत जरखेज मालूम होती थी। लेकिन उस जमीन पर काम करने वाले किसानों के साथ बहुत बुरे वाकयात हुए। किसी को शाम खेतों में काम करते हुए मार पड़ी, तो कोई एक अनजान ताकत से धक्का लगने की वजह से ट्रैक्टर के आगे गिरकर अपनी टांगे बेकार करवा बैठा। बाद में भी उस जमीन पर कई वाकयात हुए, जैसे किसी को वहां किसी की मौजूदगी महसूस होना, कभी किसी बच्चे को वहां कोई औरत खड़ी नजर आना। ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए गांव के एक बुजुर्ग साईं ने उस जमीन पर पढ़ाई करके लोगों को वहां घास हटाकर रास्ता बनाने और वहां जाने से रोक दिया है। नोमान की घर वाले जद्दी पुश्ती बिल्डर्स थे। रियल स्टेट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने बिल्ड किए थे। वो फौरन बोला, यार ये मुझे किसी की फैलाई हुई अफवाह लगती है। अक्सर रात के अंधेरे में ऊंची झाड़ियां कुछ और नजर आती हैं। रही बात किसी को मारने पीटने की, तो ये यकीनन किसी इंसान की साजिश है जो चाहता है इस जमीन के दाम सस्ते हो जाएं। वो ताया अब्बू को मुखातिब करते हुए बोला, अंकल आपने अभी बताया कि वो जमीन अच्छी खासी जरखेज है, वहां फसल अच्छी हो सकती है। ताया ने कहा, हाँ बेटा, सो तो है कि वो जमीन बहुत ज्यादा जरखेज मालूम होती है। एक बार वहां शहर से कुछ लोग आए थे सर्वे करने, उन्होंने भी यहां खेती करने की सलाह दी थी। हम लोग ये सारी बातें करके सोने लेट गए
लेकिन नोमान को उसके तजस्सुस ने सोने ही नहीं दिया। आधी रात उसने मुझे नींद से उठा लिया, जिस पर मुझे शदीद गुस्सा आया। मुझसे कहा कि चलो जरा चलकर उस जमीन की तरफ देखते हैं कि वहां कौन से इंसानी जिन ने कब्जा किया हुआ है जो गांव के लोगों का नुकसान कर रहा है। मैंने साफ मना किया, ये कहते हुए कि वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन वो मेरी कहां सुनने वाला था। बहुत जिद बहस के बाद उसने मुझे वहां चलने के लिए मना ही लिया। लेकिन अगर मुझे पता होता कि आज रात वहां जो मखलूक हमें टकराएगी वो वाकई एक ऐसी मखलूक है जिसके बारे में हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था, तो मैं कभी वहां जाने की हामी ना भरता। रात के 1 बजे सर्दी अपने उरूज पर थी। मैं और नुमान अपने फोन लेकर मेरे घर से उस आसाहिब ज़दा खेत की तरफ निकल गए। सर्दी ने अंधेरे में मौजूद जानवरों को भी मानो जमा दिया हो। दूर तक कोई ना बंदा ना बंदी की साथ। मुझे डर लगने लगा। मैंने एक बार सोचा कि वापस चला जाऊं, लेकिन फिर नुमान ने पूरी यूनिवर्सिटी में मेरा मजाक बना देना था। ये सोचकर शॉल लपेटी चुपचाप चलता रहा। अब हम दोनों चलते चलते उस खेत या फिर उस आसाब ज़्यादा जमीन, जो भी आप समझें, उसके करीब पहुंचे ही थे कि रास्ते में एक पेड़ के ऊपर से बहुत सारे परिंदे उड़ने लगे, बिना किसी शोर शराबे के। ऐसे होना मुमकिन नहीं था। हम आगे बढ़े रहे और आखिरकार उस झाड़ियां उगे हुआ खेत के बिल्कुल सामने पहुंच गए। रास्ता ऐसा था कि खेत के साथ गांव की कच्ची सड़क होकर जाती थी। उसी सड़क के दूसरा तरफ दूर दूर तक खाली मैदान था। हम उसी मैदान में खड़े थे कि मुझे एहसास हुआ कि कोई हमारे पीछे आकर रुका है। मैंने हैरत से पीछे देखा तो कोई नहीं था। वापस उस खेत की तरफ देखा तो वहां झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही थी। मैंने नोमान से कहा, वो देख, वहां कुछ है। वो बिना सोचे उसका तरफ बढ़ गया। बिना सोचा समझे ही वो झाड़ियों के पास जाकर अंदर मोबाइल की टॉर्च से झांकने लगा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। वो अभी ये सब देख ही रहा था कि झाड़ियों के बीच बने दाखिली रास्ते से एक सफेद मैली सी धोती बांधे एक बच्चा बाहर आया, जिसे देखकर एकदम से हमारे दिल बंद होने लगे थे। लेकिन फिर हमने देखा वो तो एक नॉर्मल बच्चा है, बमुश्किल 12 साल का होगा। नोमान ने उससे पूछा, बेटा तुम इस वक्त इतनी सर्दी में यहां क्या कर रहे हो? बच्चे ने भी नॉर्मली जवाब दिया कि हमारी झोपड़ी यहीं अंदर बनी है, हम लोग यहीं रहते हैं। मुझे पहले तो हैरत हुई, लेकिन फिर उस बच्चे ने बोला कि आप लोग इतनी ठंड में यहां क्यों खड़े हैं, मेरे साथ चलिए, मेरी अम्मा लकड़ियों पर चाय बना रही हैं, आप भी आ जाएं। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन नौमान ने बोला, कोई मसला नहीं, इतना आ गए हैं तो चलकर तसल्ली करने में क्या हर्ज है। आज गांव का ये आसेब ज़्यादा खेत की अफवाही खत्म कर देंगे। मैं उसके साथ हो लिया। वो बच्चा अब आगे और हम दोनों उसके पीछे चल रहे थे। झाड़ियां बाहर से देखने में जितनी खौफनाक लगती हैं, अंदर से उसे कई गुना ज्यादा वहशतनाक लगती हैं। हम दिल पर पत्थर रखकर झाड़ियों के बीच खुद बनाए गए रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि वो रास्ता लंबा होती जा रहा था। हमने तकरीबन 5 मिनट चलने के बाद लगा कि हमारे आसपास झाड़ियों में कोई हमें देख रहा है। इतने में मैंने हिम्मत करके बच्चे से कहा कि बेटा हम लोग वापस जा रहे हैं, दिन में आएंगे फिर कभी। लेकिन वो बच्चा ये सुनकर रुक गया, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा, ना कुछ बोला। फिर एकदम से पीछे मुड़ा, लेकिन इस बार वो बच्चे की आवाज में नहीं, एक बड़े मर्द की आवाज में बोला, अब तुम लोग वापस नहीं जा सकते। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जब मैंने देखा कि वो बच्चा लंबा होता चला जा रहा है, उसका कद बढ़ता जा रहा था और वो बहुत खौफनाक अंदाज में हंस रहा था, वो भी 2 आवाजों में। मैंने नौमान की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, भागो यहां से। हम दोनों ने बैक वक्त दौड़ लगा दी और न जाने कितनी देर तक दौड़ते रहे, लेकिन वो खेत की झाड़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी और हमें बार बार उस बच्चे की खौफनाक आवाज अपने कानों में ऐसी आ रही थी जैसे वो अभी भी हमारे पीछे ही खड़ा हो। बिलाखिर कहीं जाकर हमें रास्ता नजर आया और हम वहां से बाहर निकले। अंदर न जाने कितनी बार मैं झाड़ियों से उलझा, गिरा, मुझे चोटें लगी, हाथ छिल गए, लेकिन मैं बस भागी जा रहा था। नौमान की भी यही हालत थी। उसकी शॉल एक झाड़ी में उलझकर ऐसी गिरी कि वो बिना शॉल के ही भाग रहा था। हम दोनों बहुत मुश्किल से घर पहुंचे। घर वालों ने हमारी हालत देखकर हमें खूब खरी खरी सुनाई। पूरे गांव में सुबह होने तक शोर मच गया और गांव की बुजुर्ग लोग हमें देखने आने लगे।